हेलो डियर, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया होंगे। ऑनलाइन इंजीनियरिंग में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारी यहाँ पे कंटिन्यूअस सीरीज चल रही है जिसमें हम प्लास्टिक एनालिसिस की स्टडी कर रहे हैं डियर। प्लास्टिक एनालिसिस चाहे जेई हो चाहे जेएई हो, कोई भी एग्जाम हो डियर, हर एग्जाम के अंदर प्लास्टिक एनालिसिस से डियर क्वेश्चंस बनते हैं डियर। तो कल के जो टॉपिक जो हमने पढ़े थे डियर, कैलकुलेशन सीखी थी, शेप मूवमेंट, यील्ड मूवमेंट और प्लास्टिक मूवमेंट की कैलकुलेशन डियर। जब आपने देखा था कि जो सर शेप मूवमेंट था आपके पास, उसमें क्या था, f इज लेस देन एफ वाई पर पहुंचा था और यहाँ पे डियर जो f था वो क्या हो गया डियर, आपका एफ वाई के इक्वल हो गया था। और प्लास्टिक मूवमेंट के अंदर क्या हो गया था डियर, जो एफ वाई था वो कहाँ पे पहुंच गया, अपनी ऑल दी सारे के सारे अपनी यील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर पहुंच गया था डियर। ठीक है, तो उसके बाद डियर जो एफ वाई था, तो यहाँ पे कौन से मूवमेंट की बात की थी हमने, मूवमेंट की यूजिंग बेंडिंग इक्वेशन। हमने क्या किया था डियर, यूजिंग बेंडिंग इक्वेशन यूज की थी। और जो बेंडिंग मतलब फ्लेक्सुरल इक्वेशन, तो सारी जगह हमने क्या यूज किया डियर, यहाँ पे फ्लेक्सुरल इक्वेशन। यहाँ पे भी डियर आपकी कौन सी इक्वेशन थी, फ्लेक्सुरल इक्वेशन कैलकुलेट की थी। और यहाँ पे भी डियर हमने किससे देखा था, फ्लेक्सुरल इक्वेशन। फ्लेक्सुरल इक्वेशन कहो डियर या फिर बेंडिंग इक्वेशन कहो, तो उससे क्या आया था डियर, आपके पास शेप मूवमेंट आया था आपके पास जेड ई इंटू एफ, क्योंकि एफ था और इसके कॉरस्पॉन्डिंग किया था डियर, तो आपके पास क्या आया था, मूवमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो मूवमेंट कौन सा मूवमेंट, वाई वाला, तो यील्ड हो गया, तो दैट इज जेड ई बाई एफ, किसके इक्वल हो गया, एफ वाई के डियर। उसी तरह से डियर हमने तीसरे उस पे कैलकुलेट किया था, तो आते आते वो क्या बन गया, रेक्टेंगुलर बन गया। तो एमपी इज क्या बन गया था, एमपी जेड पी इज एफ वाई के डियर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था डियर, आपका डायग्राम कुछ, यहाँ पे आपका डायग्राम कुछ लीनियर था और आपकी स्ट्रेसेस क्या थी, एफ इज लेस देन एफ वाई थी डियर। कि अभी भी इसका कुछ पार्ट क्या है डियर, आपका अभी भी इसका पार्ट कुछ कैसा रहा, वो अभी अंडर लीनियर है। तो मैंने क्या किया, फर्दर और लोड इंक्रीज किया। लोड इंक्रीज करने से डियर मेरे पास यहाँ पे कैसे बना, फिर भी डायग्राम, मेरे पास कुछ डायग्राम फिर भी कुछ डियर ऐसा बना, फिर भी मेरे पास क्या डायग्राम आया, फिर लीनियर आया। यानी कि अब ये किसके इक्वल हो गया, एफ वाई के, यानी कि एफ किसके इक्वल हो गया डियर, यहाँ पे एफ वाई के, एफ किसके इक्वल हो गया, एफ वाई के। ठीक है डियर, अभी भी यहाँ पे मैंने देखा कि कुछ स्ट्रेसेस ऐसी है डियर जो बिलो द, जो किसको फॉलो कर रही है, वर्किंग स्ट्रेस के मेथड को फॉलो कर रही है, यानी कि अभी भी लीनियर है। मैंने क्या किया डियर, और फर्दर लोड इंक्रीज किया, लोड को मैंने और इंक्रीज किया, तो जो मेरी अंडर लीनियर थी वो क्या कोशिश की होगी डियर, उन्होंने कोशिश की है कि अब कहाँ पे आ गई डियर, वो रेक्टेंगुलर सेक्शन पे आ गई, यानी कि हर उस पे क्या आ गया, वो अपनी यील्ड स्ट्रेंथ पे आ गई डियर। ठीक है, किस स्ट्रेंथ पे आ गई डियर, वो यील्ड स्ट्रेंथ पे आ गई। तो यील्ड स्ट्रेंथ पे आने का मतलब है कि यहाँ पे भी डियर एफ वाई हो गया और यहाँ पे भी डियर एफ वाई हो गया, यहाँ पे भी डियर एफ वाई हो गया और यहाँ पे भी डियर एफ वाई हो गया। ये कैसे हुआ, ये मैंने आपको एक डायग्राम बताया था कि मान लेते हैं हमारे पास ये कोई 3 सेक्शन थे, ये वाले सेक्शन थे, मान लेते सपोज करो कुछ इस तरह का सेक्शन था। हर एक सेक्शन को मैंने क्या ले जाना था, अपने यील्ड मूवमेंट पे ले जाना था। तो जब मैंने अपने यील्ड मूवमेंट पे ले गया तो मैं इसको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे ले गया। ठीक है, यहाँ पे ले गया, तो पहले मेरा डायग्राम कैसा था डियर, ये था, कुछ ऐसा था। तो पहले वाले ने कोशिश की कि वो यहाँ पहुंचा होगा, ठीक है, फिर दूसरे वाले ने फिर कोशिश की कि दूसरे जिसकी लेंथ इससे थोड़ी ज्यादा है तो कहाँ पहुंचेगा, कुछ यहाँ पे पहुंचेगा दूसरे वाला, और तीसरे वाले की लेंथ तो और भी ज्यादा है डियर, तो कोशिश की होगी डियर उसने यहां पे पहुंचने की। मैंने सेकंड फिर से दोबारा किया, सेकंड से लोड इंक्रीज किया, तो एक ही टाइम जब लोड मैंने बढ़ाया तो इतनी सारी स्ट्रेस रिलीज हुई। मैंने फिर से लोड इंक्रीज किया, जो पहले वाला था डियर, अब पहले वाला कहां शिफ्ट होने की कोशिश की, थोड़ा सा उसने डिफॉर्म करना शुरू किया, वो यहां पे पहुंच गया। पहले वाला आपका यहां पे पहुंच गया दूसरी बारी में। ठीक है, जितने मेंबर, सेकंड मेंबर, और जो ये वाला था डियर, इसने भी कहां मूव करना शुरू किया, इसने भी थोड़ा सा अपनी मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेंथ पे पहुंचने की कोशिश की होगी कि ये यहां पे आ गया होगा, दूसरे वाला यहां पे आ गया होगा सेकंड टाइम में। तीसरी बारी में ये वाला बचा डियर, तो इसने भी क्या किया होगा, अभी ये क्या किया भाई, ये थोड़ा यहां से चल के यहां पे पहुंचा, तो अभी भी क्या हुआ मेरे पास डियर, ये अपनी मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेंथ तक नहीं पहुंचे। मैंने फिर से लोड इंक्रीज किया, तो जो पहले वाला था डियर उसने कहां पे आया, वो यहां पे आया अपनी यील्ड स्ट्रेंथ पर। तो यहां पे आपके पास एप्सिलॉन सी था और यहां पे एप्सिलॉन डी था। तो उसी तरह से जो दूसरे वाला था डियर, दूसरे वाला कहां पहुंचा था आपके पास,
दूसरे वाला पहुंचा था डियर यहाँ पे, अब उसने कहाँ पहुंचने की कोशिश की होगी, यहाँ पे पहले वाले पे पहुंचने की कोशिश की होगी। और जो डियर आपका तीसरे वाला था जो अभी भी क्या था, अंडर लीनियर था, उसने कहाँ कोशिश की होगी डियर, इस पॉइंट पे पहुंचने की कोशिश की। तो तीनों मेरे कहाँ पे आ गए, एक एल्ड पे आ गए, और जब एल्ड पे आ गए तो मेरा डायग्राम कैसा बन गया डियर, रेक्टेंगुलर बन गया होगा। ठीक है, तो कंडीशन कुछ आपके पास इस तरह थी। तो देखिएगा डियर, अगर डियर मैं प्लास्टिक मूवमेंट और यील्ड मूवमेंट में रिलेशन निकालूं तो मेरे पास क्या निकल के आता है डियर, शेप फैक्टर निकल के आ जाता है। क्या निकल के आ जाता है, शेप फैक्टर। तो शेप फैक्टर क्या हो जाता है डियर, प्लास्टिक मूवमेंट टू यील्ड मूवमेंट my, यील्ड मूवमेंट है डियर my, दैट इज my, यील्ड मूवमेंट my। अगर डियर मैं प्लास्टिक मूवमेंट और शेप मूवमेंट के बीच में रिलेशन निकालूं तो रिलेशन निकल के आता है डियर कुछ मेरे पास लोड फैक्टर। और लोड फैक्टर क्या होता है डियर, प्लास्टिक मूवमेंट टू द यील्ड मूवमेंट, सॉरी शेप मूवमेंट। शेप मूवमेंट क्या है डियर, m है। क्लियर है। तो हमने जो स्टडी करनी है अब किसकी करनी है, शेप फैक्टर की स्टडी करनी है। तो देखो डियर mp कितना है, mp है zp बाई, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं zp बाई fy, सो zp इंटू fy। और my कितना है डियर, यहाँ पे my डियर है ze बाई fy, यहां से रिलेशन आया। अगर इस दोनों का रिलेशन देखा डियर तो यहाँ पे mp कितना है, दैट इज zp बाई fy, m कितना है ze बाई f, तो दैट इज ze बाई f। क्लियर है। तो ये रिलेशन यहां से निकल के आए आपके पास, दैट इज शेप फैक्टर के एंड दैट इज लोड फैक्टर के डियर। तो इसी को हम क्या करेंगे, अब डिस्कशंस करेंगे डियर। ये तो मैंने आपको एक सिंपल वे में बताया कि कैसे कैसे लोड फैक्टर एंड शेप फैक्टर की स्टडी हमने यहाँ पे की है डियर। तो आइए अब देखते हैं डियर हमारे पास शेप फैक्टर। तो शेप फैक्टर क्या होता है डियर, SF होता, इट इज द रेशो ऑफ, ये क्या होता है डियर आपके पास, इट इज द रेशो ऑफ किस किस का डियर, रेशो ऑफ प्लास्टिक मूवमेंट, रेशो होती है डियर प्लास्टिक मूवमेंट टू द यील्ड मूवमेंट, टू द यील्ड मूवमेंट के बीच में डियर। ठीक है, प्लास्टिक मूवमेंट टू द यील्ड मूवमेंट के बीच में। क्लियर है। यानी कि प्लास्टिक मूवमेंट को किससे डिनोट किया था डियर हमने, दैट इज MP से, और यील्ड मूवमेंट को किससे डिनोट किया डियर, My से। तो इसी स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है डियर, इसी को ही बोला जाता है, इज नोन एज, इसको ही बोला जाता है, इज नोन एज शेप फैक्टर। क्या बोला जाता है डियर, शेप फैक्टर बोला जाता है। ठीक है डियर। अब डियर अगर यहाँ पे मैं पीछे आपको ले चलता हूं तो इस कंडीशन में यहाँ पे कंडीशन बनती है कि m इज लेस देन my इज लेस देन mp। ठीक है, तो कंडीशन क्या बनती है कि m इज लेस देन my एंड my इज लेस देन mp। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ डियर इसमें, mp। ठीक है, mp इज मोर देन my इज मोर देन m। तो ये भी अगर एक नोट पॉइंट मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो दैट इज mp इज मोर देन my इज मोर देन m। ठीक है डियर, तो ये चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी डियर। ठीक है, तो यहाँ पे डियर हम देखते हैं दैट इज शेप फैक्टर इज mp ओवर my, यील्ड मूवमेंट। जो डियर ये प्लास्टिक मूवमेंट दैट इज, इसको लिखता हूं मैं, दैट इज जेड, प्लास्टिक है तो zp इज fy, सब पीछे हैं डियर। ये my क्या है, my हो जाएगा आपके पास ze इज fy, कुछ यही है डियर। यहाँ पे देखिएगा mp क्या है आपके पास, mp है zp इंटू fy, zp क्या है प्लास्टिक शेप फैक्टर, सॉरी प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, fy क्या है आपकी यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ze क्या है आपका इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अब डियर जो zp है डियर आपके पास, zp क्या है आपके पास, zp है डियर आपके पास प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। और ZE क्या है डियर आपके पास, दैट इज इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। ठीक है डियर, Fy से Fy कैंसिल हो गया, तो आगे क्या आया डियर आपके पास, दैट इज Zp बाय Ze। ठीक है, तो यहां पे डियर जो शेप फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा डियर Zp बाय Ze। ठीक है, तो यहां से आपका शेप फैक्टर क्या हो गया, Zp बाय Ze। अब डियर Zp कैसे निकलता है, यानी कि प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। तो यहां पे देखिएगा डियर प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस हम कैसे निकालते हैं।
प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस जो निकलता है डियर आपके पास, दैट इज जेडपी। क्या है? जेडपी। तो जेडपी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, दैट इज A/2 इज y1 बार प्लस y2 बार। यही बताया है डियर मैंने। अब डियर मैंने इसको जेडपी निकाल दिया है। अब डियर मैं इसी तरह से इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस निकालूंगा। क्या निकालूंगा? इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। तो दैट इज इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस क्या होगा डियर? इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस आपके पास हो जाएगा, दैट इज ZE इज इक्वल टू I/Y। ठीक है, क्या हो जाएगा डियर? I/Y हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या निकालोगे? सेक्शन मॉडुलस निकालेंगे डियर। आगे हम चलते हैं डियर नेक्स्ट सर आपने कहा कि शेप फैक्टर शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, कि शेप फैक्टर क्या हो सकता है? शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, मतलब MP इज मोर देन MY। तो आपको पता ही है कि शेप फैक्टर शुड बी, तो दैट इज यहां से आपको रिलेशन है कि MP/MY क्या हो सकता है? ग्रेटर देन 1 हो सकता है। तो दैट इज क्या कंडीशन बनी? MP इज, तो कंडीशन वही तो बन गई आपके पास, MP इज ग्रेटर देन MY। तो यही तो मैंने लिखा है यहाँ पे। तो ठीक है, तो ये चीज भी आपको समझ लो। सेकंड जो रहता है डियर आपके पास, सेकंड नंबर का नोट, सेकंड नंबर के नोट में डियर आपको देखना है, मान लेते फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के लिए देख लेते हैं कि मान लेते शेप फैक्टर आपके पास कितना है? 1.7, मतलब 0.7। इस 0.7 का मतलब क्या है डियर कि कितनी उसकी रिजर्व स्ट्रेंथ है। मान लेते ये आपके पास कोई सेक्शन था डियर, ये कोई सेक्शन था और इस सेक्शन को डियर आपको कुछ ये यहाँ पे इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाया था और ये थी डियर इसकी कुछ न्यूट्रल एक्सिस। अब डियर कुछ स्ट्रेंथ तो है डियर उसकी वो Fy पे पहुंच गई है और कुछ नहीं पहुंची है, यानी कि वो अंडर लीनियर है। तो ये जो आपकी जो डियर अंडर लीनियर है, इसके लिए दिया जाता है डियर आपका क्या? ये आपका 0.7, दैट इज 0.7 इज रिजर्व स्ट्रेंथ, दैट इज रिजर्व स्ट्रेंथ। कौन सी स्ट्रेंथ बोलते हैं इसको डियर? रिजर्व स्ट्रेंथ बोलते हैं, रिजर्व स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है डियर, तो यहां पे अगर आप लिखना चाहो, सेकंड स्टेटमेंट में लिखना चाहो, तो सेकंड नोट में अगर यहीं से बनाऊं तो सेकंड नोट्स क्या हो जाएगा डियर? यहीं पे लिखता हूं, तो सेकंड नोट्स में लिखता हूं डियर, सेकंड नोट, इसको थोड़ा सा हटा देता हूं क्योंकि ये ऊपर भी लिख दिया है। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये ठीक है आपका ऊपर हो गया कि इट मीन्स प्लास्टिक मूवमेंट इज मोर देन यील्ड मूवमेंट। ठीक है, ओके। तो जो सेकंड नोट है डियर उसको मैं ऊपर लिख रहा हूं यहां पे, सेकंड मूवमेंट। तो सेकंड क्या है कि जो शेयर फोर्स है डियर आपके पास, सॉरी शेप फैक्टर जो है, शेप फैक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? शेप फैक्टर रिप्रेजेंटेशन टू दी रिजर्व स्ट्रेंथ, टू दी रिजर्व स्ट्रेंथ ऑफ दी बीम सेक्शन। बीम सेक्शन की क्या रिप्रेजेंट करता है ये डियर? रिजर्व स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बियॉन्ड द यील्ड मूवमेंट to reach the plastic movement, ठीक है डियर, टू रीच द प्लास्टिक मूवमेंट। क्लियर है? तो ये डियर आपको यहाँ पे शेप फैक्टर्स के बारे में जानना है। अब देखते हैं डियर डिफरेंट सेक्शन के शेप फैक्टर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं डियर ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है और इस रेक्टेंगुलर सेक्शन की जो डियर आपके पास विड्थ होगी वो क्या होगी डियर? दैट इज B। यहाँ से यहाँ तक ये B है डियर और ये इसका डियर न्यूट्रल एक्सिस हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डाया हो गया मेरे पास, दैट इज D, और यहाँ से यहाँ तक का हो गया दैट इज D/2, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया डियर D/2। ठीक है, अब डियर यहाँ से आपके प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस से लेके, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस के CG से लेके इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस के CG, इसको देखना। अब इसका CG मतलब ऊपर वाले सेक्शन का CG, प्लास्टिक से ऊपर वाला, तो कौन सा रहेगा? वो इलास्टिक। तो इसके बीच के डिस्क उसी तरह से नीचे भी रहेगा डियर, नीचे वाला,
तो इसको बोला जाता है डियर y1 बार एंड y2 बार, दैट इज y1 बार एंड दैट इज y2 बार। तो डियर अगर मैं y1 यहाँ लिखना चाहूँ तो y1 क्या है, y1 है आपके पास द डिस्टेंस बिटवीन द plastic neutral axis, CG of plastic neutral axis to the CG of the elastic neutral axis, ठीक है। above the distance between the above है ये above plastic neutral axis to the CG of the neutral axis। उसी तरह से y2 क्या है डियर, the distance between below the plastic neutral axis to the CG of the below है तो CG of the elastic neutral axis डियर, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है डियर। तो ठीक है सर, यहाँ पे तो शेप फैक्टर क्या होता है डियर आपके पास, तो शेप फैक्टर हमारे पास होता है दैट इज ZP बाय ZE। यही आया था फाइनल रिलेशन आपके पास, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा पीछे ZP बाय कहाँ गया भाई, यहाँ पे, तो यहाँ पे आया था FI से FI कैंसिल तो ZP बाय ZE आया था डियर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है ZP बाय ZE और ZP कैसे निकलता है डियर, A/2 इज Y1 बार प्लस Y2 बार, और ये क्या, ये तो निकाला आपने ZP, और ZE कैसे निकलता है डियर, ये निकलता है डियर आपके पास I/Y। तो डियर मैं यहाँ पे क्या कैलकुलेट करता हूँ, पहले ZP टू कैलकुलेट द प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, ठीक है डियर। तो यहाँ पे कैसे निकलेगा, एरिया कैसे आएगा डियर, एरिया आएगा B इंटू डी, टोटल एरिया दैट इज B इंटू टी, और Y1 क्या आएगा डियर, Y1 आएगा हाइट इंटू इसके CG पे, और इसका Y1 का CG क्या है दैट इज 1/2 पे है, D/2 पे है, तो D/2 पहले से ही है तो ये क्या हो जाएगा D/4 पे, ये हो जाएगा Y1 बार। उसी तरह से डियर Y2 बार निकालेंगे तो Y2 बार भी क्या है D/2 के हाफ पे, तो दैट इज D/2 के हाफ पे दैट इज D/4 पे हो गया डियर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आधा रहेगा D/2 का, दिस इज, ठीक है। तो ये चीज निकल के आ गई आपके पास किसका, ये वाले का। उसी तरह से आप कैलकुलेट करो डियर, ZP कैलकुलेट करेंगे तो A/2 एरिया कितना है डियर आपके पास, तो एरिया हो जाएगा डियर आपके पास दैट इज एरिया B इंटू D/2 रहेगा, 2 है Y1 बार D/4 प्लस D/4, तो ये क्या आ गया डियर आपका, ये आ गया आपके पास ZP डियर। अब उसी तरह से डियर टू कैलकुलेट द ZE, उसीलिए टू कैलकुलेटेड द ZE, अब आपको इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेट करना, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। जो डियर इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस होता है आपके पास वो क्या होता है डियर, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ZE से, तो ZE कैसे निकलेगा डियर यहाँ पे, तो ZE निकलेगा डियर आपके पास I/Y, तो I कैसे निकलेगा, जिस एक्सिस के लॉन्ग कट किया उसका क्यूब कर दो रेक्टेंगुलर का, तो BD3/12 डियर, और Y क्या आ जाएगा डियर, Y आ जाएगा D/2। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आप अगर चाहो, ठीक है डियर। तो यहाँ पे ये चीज कैलकुलेट की होगी आपने, यहाँ पे अब आपके पास क्या आ गया ZP, तो ZP/ZE यही होगा शेप फैक्टर, तो ZP कितना रहेगा आपके पास A/2, दैट इज A/2 कितना है आपके पास डियर, ZP पूरे पुट करो ये वाली वैल्यू, तो पूरी पुट कर लेते हैं सर हम, तो पूरी पुट कर लिया हमने BD/2 इंटू D/4 प्लस D/4, ये आ गई डियर डिवाइडेड बाय क्या है BD3/12, BD3/12 है डियर, BD3/12 और डिवाइडेड बाय D/2, ये है डिवाइडेड बाय D/2 आ गया डियर। जब डियर इसको सॉल्व किया तो आपके पास शेप फैक्टर कितना आया डियर, तो शेप फैक्टर आया होगा आपके पास 1.5, तो शेप फैक्टर कितना आया होगा डियर 1.5, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन का डियर जो शेप फैक्टर आएगा वो कितना आएगा 1.5, कितना आएगा 1.5, ठीक है डियर।
तो इस तरह से आपने इसका शेप फैक्टर भी कैलकुलेट करना सीख लिया है डियर। आगे मूव करते हैं डियर। ओके, नहीं दिख रहा होगा, दिख तो रहा होगा भाई आपको, ये ऐसा नहीं होगा जो कि आपको दिख नहीं रहा है, दिख रहा होगा। अब आता है डियर नेक्स्ट जो आता है डियर आपका सॉलिड सर्कुलर सेक्शन। अब किसका देखना डियर, सॉलिड का देखते हैं यार, किसका देखते हैं, सॉलिड का देखते हैं। तो मैं सॉलिड के लिए बना रहा हूं डियर। तो सॉलिड के लिए मान लेते हैं ये आपका डाया है, यहां से यहां तक इसका ये डाया है, ठीक है, और ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस है। क्या है डियर, इसकी न्यूट्रल एक्सिस है। प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस की बात कर लो या इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस है। तो इससे यहां तक के सीजी के डिस्टेंस को हम बोलते हैं y1 बार पहले की तरह, और इसके इधर के डिस्टेंस को बोलेंगे y2 बार। कि प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस के सीजी से लेके इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस के सीजी के बीच के डिस्टेंस को ऊपर वाले को बोलेंगे y1 बार और बिलो वाले को बोलेंगे y2 बार डियर, ठीक है। तो इसका भी अगेन सर शेप फैक्टर, तो शेप फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, ZP बाय ZE। तो ZP क्या हो जाता है डियर, A/2 इज y1 बार, ये सबके लिए कॉमन फॉर्मूला है डियर, डिवाइडेड बाय ZE। ZE बोले I/Y। तो हम पहले ZP कैलकुलेट करते हैं इसका। तो पहले टू कैलकुलेट द किसकी बात कर रहे हैं हम, ZP की। ZP बोले प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। तो एरिया कैलकुलेट करो, तो एरिया किसका है, सर्कुलर। तो सर्कुलर का एरिया दैट इज π/4 d², एरिया आ गया डियर। उसी तरह से y1 निकालिए, तो इसका y1 आप निकालोगे तो कितना आएगा डियर, ये आएगा आपके पास 4r/3π। अगर डाया में करना है डियर तो ये हो जाएगा 4d/6π। y1 आ गया। उसी तरह से डियर y2 कैलकुलेट करेंगे तो y2 भी कितना आएगा आपके पास 4r/3π आएगा, या फिर आपके पास 4d/6π आएगा, ठीक है डियर। तो y1 भी निकल गया, y2 भी आपके पास निकल गया। अब क्या करना है डियर आपके पास, अब ZP पे पुट कीजिएगा। तो ZP कितना रहे आपके पास, A/2। तो एरिया कितना, π/4 इज d², y1 बार कितना 4r/3π, या आप d भी पुट कर सकते हो, ठीक है, ये वाला भी कर सकते हो, ये वाला मैंने ये वाला किया, प्लस 4r/3π ब्रैकेट क्लोज। ये तो आ गया आपके ZP। अब उसी तरह से नेक्स्ट क्या करना है डियर आपको, टू कैलकुलेट द ZE। अब ZE कैलकुलेट करना मतलब आपको इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। और इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस कैसे निकलेगा डियर, वो आप सभी को पता है कि ZE क्या होता है, I/Y होता है। तो I क्या होता है डियर, सर्कुलर का वो होता है डियर BD⁴ डिवाइडेड बाय 64। और डियर जो D होता है वो D क्या होता है, Y/2 होता है डियर। तो इसी तरह से डियर यहाँ पे ZE में पुट करते हैं, तो ZE में पुट किया तो कितना आया, BD⁴ डिवाइडेड बाय 64 एंड डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे मैंने y निकालना था ना, उल्टा कर दिया। तो दैट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू d/2। तो नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइडेड में d/2 हो जाएगा डियर। तो यहाँ पे क्या आ गया डियर, ZP भी आपके पास कैलकुलेट करके आ गया और ZE भी कैलकुलेट करके आ गया, ठीक है। तो अब आगे कैलकुलेट करते हैं, फिर शेप फैक्टर किसका डियर निकाल रहे हैं हम, सर्कुलर का निकाल रहे हैं, ठीक है, सर्कुलर का। तो दैट इज ZP/ZE। तो ZP कितना आया है डियर, देखिएगा पीछे। तो ZP कितना आया आपके पास, ZP आया हमारे पास π/4 d²। तो यहाँ पे पुट करो, π/4 d² इज 4r/3π प्लस 4r/3π, कुछ ये आया डियर आपके पास, ब्रैकेट क्लोज। और नीचे क्या है डियर आपके पास, दैट इज πd⁴/64 डिवाइडेड बाय d/2। इसको जब सॉल्व करेंगे डियर तो कितना आएगा आपके पास, 1.7 समथिंग आ जाएगा सर्कल का, ठीक है। इसी तरह से आप कोई भी सेक्शन को बड़े आराम से डियर क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैंने ये सॉलिड सर्कुलर सेक्शन का कैलकुलेट किया आपके पास, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, BD⁴/64। जिस भी सेक्शन को अगर कट करेंगे, जैसे आप D के कॉरस्पॉन्डिंग कट कर रहे हो, किसके कॉरस्पॉन्डिंग कट करेंगे उसका हमेशा क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्यूब कर देंगे डियर। क्यूब करेंगे आप रेक्टेंगुलर में और सर्कुलर में कर देंगे डियर आप 4, ठीक है। तो अब डियर आपके पास इस तरह का ये कंडीशन आ गई है डियर।
अब एग्जाम में क्या होता है डियर, आपके पास डिफरेंट सेक्शन दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि सबसे मैक्सिमम और सबसे मिनिमम निकालना है आपको। अगर डियर आई सेक्शन की बात करते हैं हम, तो डियर इसका जो शेप फैक्टर होता है वो कितना होता है भाई, ये होता है डियर 1.12 से लेके 1.14 के बीच में डियर। उसके बाद थिन सर्कुलर आता है डियर, और थिन सर्कुलर का कितना होता है 1.27 होता है डियर। कितना होता है 1.27। और रेक्टेंगुलर का आपने भी निकाला है, रेक्टेंगुलर कहो डियर या फिर और एच सेक्शन कहो, इसका कितना रहता है डियर 1.5 रहता है शेप फैक्टर। कितना रहता है 1.5 रहता है शेप फैक्टर। अगर डियर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर सॉलिड सर्कुलर सेक्शन की बात करते हैं तो कितना रहता है डियर 1.7 रहता है। अगर हम डायमंड सेक्शन की बात करते हैं डियर, तो डायमंड सेक्शन का कितना रहता है डियर 2.0 रहता है डियर। उसने कुछ नहीं किया, आपका एक सर्कुलर सेक्शन था उसको 45 डिग्री पे रोटेट कर दिया डियर। और ट्रायंगल सेक्शन रहता है जिसका शेप फैक्टर सबसे ज्यादा होता है, दैट इज 2.34। तो डियर यहां से आपको डिफरेंट शेप के शेप फैक्टर बताए। तो सबसे मिनिमम जो शेप फैक्टर होता है डियर वो किसका होता है, आई सेक्शन का होता है। और जो सबसे मैक्सिमम शेप फैक्टर होता है वो डियर किसका होता है, ट्रायंगुलर का होता है डियर। किसका होता है डियर, ट्रायंगुलर सेक्शन का होता है डियर। क्लियर है। तो इस तरह से आपको यहां से भी क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है डियर।